हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी सेट 2023 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने करा दिया है जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें भी हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने 51 टू 75 तक करा दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 76 से। इस क्वेश्चन में आपको बताना है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है किसकी, स्पेक्ट्रल लाइंस की, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। इसको हम क्या कहते हैं? जीमन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है। जब स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। वही अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको जी फैक्टर की वैल्यू बतानी है। किसके लिए? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। उन्होंने मेंशन किया है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल के लिए जो जी की वैल्यू है वो 1 होती है सभी डायरेक्शन के लिए। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बताया, इसका मतलब मॉलिक्यूल हमारा कैसा है? सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो हर डायरेक्शन के लिए जी की वैल्यू 1 होती है। वही अगर डिस्टॉर्शन पूछा गया होता, डिस्टॉर्शन आ गया होता है जैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो वैल्यू चेंज हो जाती, वेरी कर जाती। तो जी की वैल्यू क्या आ जाती? डिफरेंट आ जाती। जेटीडी लग जाता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो जी की वैल्यू क्या कर जाती है? डिफरेंट आती है। तो इधर आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 78 में न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले क्या हुआ है? बीटा एलिमिनेशन हुआ। जब भी बीटा पार्टिकल का एलिमिनेशन होता है +1 से एटॉमिक नंबर क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है +1 से। तो यहाँ पे क्या है? 92 है। अब बीटा पार्टिकल एलिमिनेट हुआ है तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? 93। और मास जो रहता है, एटॉमिक मास, वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ भी बीटा पार्टिकल एलिमिनेट हुआ है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 94 और ये 239 रहेगा। अब हुआ है अल्फा का एलिमिनेशन और अल्फा इक्वल होता है किसके? हीलियम के। हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। तो आपको क्या करना है? अल्फा एलिमिनेशन मतलब एक हीलियम का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर जाएगा और एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है जिसका एटॉमिक नंबर 92 हो। तो यहाँ बी तो नहीं हो सकता, इसका 90 है। सी नहीं हो सकता, इसका 93 है। डी हो सकता है और ए हो सकता है, बट हम चेक कर लेंगे एटॉमिक मास जो 4 से डिक्रीज हुआ हो। 239 है, 4 डिक्रीज करेगा तो 235 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम 235। इस क्वेश्चन में आपको बताना द प्रोसेस ऑफ कैप्चर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस टू कन्वर्ट अ प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन विथ इमिशन ऑफ न्यूट्रॉनो इज नोन एज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पे आपका न्यूक्लियस आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे? शेल बना देंगे। यहाँ पहले आता है के, फिर होता है एल, फिर होता है एम। अब किसका एक्सचेंज हो रहा है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का कैप्चर। तो यहाँ से इस प्रोसेस को कहते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के सेल से क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कैप्चर कर लिया जाता है? किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। और न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? न्यूट्रिनो। किसका इमिशन करते हैं? न्यूट्रिनो को। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसमें आपको बताना है द रेडिएशन इज यूज्ड इन मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमें पता है मॉसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब इसमें क्या यूज होता है? गामा रेज। इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पूछा गया द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पूछी गई। तो रेडियस क्या होती है? रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो जेड हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? हाइड्रोजन के लिए जेड एटॉमिक नंबर 1 होता है। एन क्या होता है कि किस ऑर्बिट के लिए हमें फाइंड करना है। तो इसमें किसके लिए पूछा गया? थर्ड के लिए। तो आप इधर एन इक्वल क्या आ गया? 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा?
4.77 एंगस्ट्रॉम। कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में। इस क्वेश्चन में बताना द वेव फंक्शन इन अ क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। और ये क्या बताता है? ये बताता है पोजीशन एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो पोजीशन कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। क्या लिखा है? स्टेट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर साई स्क्वायर होता तो ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। बट हमसे वेव फंक्शन का पूछा गया जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। और ये क्या बताता है? स्टेट बताता है और पोजीशन बताता है किसकी? ऑफ द सिस्टम। पोजीशन ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया है, बताना है ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है। क्या लिखा है? Calculated the energy of a quantum mechanical system, the value of calculated is never less than true energy। मतलब calculated वैल्यू जो है एनर्जी की, कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू से कभी भी लेस नहीं होती। ये जो स्टेटमेंट है ये वेरिएशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है टर्म सिंबल फॉर मैग्नीज एंड टाइटेनियम। मैग्नीज मतलब D5 सिस्टम और टाइटेनियम मतलब D2 सिस्टम। वैसे भी आपको ऑप्शन में देख के समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीज के लिए तो टर्म सिंबल S आने वाला है और टाइटेनियम के लिए F आने वाला है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी यहाँ 6 होने वाली है और यहाँ 3। बस आपको क्या फाइंड करना है? J फाइंड करना है। टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L 2s प्लस 1, सुपर स्क्रिप्ट में 2s प्लस 1 आता है और सब स्क्रिप्ट में J आता है। अब स्पिन देख के हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें बताना है J। तो J की वैल्यू L माइनस एस होती है जब क्या हो? लेस देन हाफ फिल्ड सिस्टम हो। J की वैल्यू L प्लस एस होती है जब मोर देन हाफ फिल्ड सिस्टम हो। और एग्जैक्ट हाफ फिल्ड हो, अगर एग्जैक्ट हाफ फिल्ड हो तो J किसके इक्वल आ जाता है? S के इक्वल आ जाता है। अभी हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। किसके लिए पूछा गया है? मैग्नीज के लिए पूछा गया है। तो आप क्या करें? यहाँ पे D5 सिस्टम को हम बना लेते हैं। यहाँ पे आप बना लीजिए D5 सिस्टम। तो आपको क्या करना है? 5 ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ हम क्या कर देंगे? 5 और इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू हंस रूल। यहाँ क्या आती है? L की वैल्यू +2 +1 0 -2 -1। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो L इक्वल तो 0 आ गया। अब जब L इक्वल 0 हो जाए कि हम कैसे निकालते हैं? L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। L की वैल्यू 0 हो तो टर्म सिंबल S आता है, 1 हो तो P आता है, 2 हो तो D आता है, 3 हो तो F आता है, 4 हो तो G आता है, H आएगा, यहाँ पे I आएगा। अब L इक्वल 0 है तो S आने वाला है। स्पिन कितना है? 2 इंटू स्पिन मल्टीप्लिसिटी में पुट करेंगे 2s प्लस 1 में तो 5/2 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा? 6। अब एग्जैक्ट हाफ फील्ड है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5/2। एग्जैक्ट हाफ फील्ड है तो S के इक्वल हो जाएगी वैल्यू। और S कितना आया था हमारा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो S इक्वल क्या आ जाएगा? 5/2। देखते हैं किस ऑप्शन में 5/2 है। तो हमें टाइटेनियम के लिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें वैसे ही पता चल गया कि ऑप्शन बी होने वाला है, लेकिन फिर भी हम टाइटेनियम के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब ये कौन सा सिस्टम आ जाएगा? D2 सिस्टम। इसको हम ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो L इक्वल क्या आ जाएगा? 3। और 3 के लिए क्या होता है? टर्म सिंबल F। अभी हमें क्या निकालना है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो S कितना आ गया? 1। तो यहाँ कितनी आ गई? ये वैल्यू 3। अब हमें निकालना है J लेस देन हाफ फिल्ड है तो L माइनस S आएगा। L की वैल्यू क्या आई थी? जब हम J इक्वल L माइनस S करेंगे तो L की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 1 तो J इक्वल क्या आ जाएगा? 2। तो क्या आ जाएगा? टर्म सिंबल ये आ जाएगा 3F2। देखते हैं कहाँ लिखा है 3F2। बी में ही लिखा गया है 3F2, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फॉरबिडन। कौन सा फॉरबिडन है? तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन रूल चेक करना है। फर्स्ट क्या होता है? स्पिन सिलेक्शन रूल। क्या होता है? डेल्टा S इक्वल 0। मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, बट
तो यहाँ ऑप्शन डी है जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ये तो क्या होगा, अलाउड होगा। हमें तो बताना है क्या, फॉरबिडन। फॉरबिडन फाइंड। दूसरा आपका क्या होता है, लापर्टी सिलेक्शन रूल, जो कि क्या कहता है, डेल्टा एल इक्वल होता है 0 या फिर +-1, या तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए या +1 से चेंज होना चाहिए। तो डी से हम एफ जा रहा है, +1 से चेंज है, मतलब ये तो अलाउड है ना, ये नहीं हो सकता। ये भी अलाउड है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ एस से पी में जा रहा है तो ये भी अलाउड है, ये नहीं हो सकता। मैं फॉरबिडन। पी से एफ, पी डी एफ, मतलब यहाँ कितने का चेंज हो रहा है, डेल्टा एल में चेंज कितने का हो रहा है, +2 से, जबकि +2 से नहीं होना चाहिए, +1 से चेंज होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि किस मॉलिक्यूल के पास 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के ही देखते हैं, बट हमें एग्जाम में टाइम बचाना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंटिंग से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 से स्टार्टिंग कर देनी है नंबरिंग, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अभी हमने क्या सीखा था कि 14 के सामने लिखते हैं 3, फिर दोनों तरफ से 0.5 से कम करते जाते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, 1.5 एंड 1 आ जाएगा। यहाँ भी सिमिलरली 2.5, 2, 1.5, 1। पहले हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, हाइड्रोजन में 1, तो ये किसका केस है, 18 का, और 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये नहीं हो सकता। फिर हमें देखना है कार्बन के पास 6 है, ऑक्सीजन के पास 8 है, 14, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, ये भी नहीं हो सकता। 2.5 के लिए बताना है। N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 3 आएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी। हम चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, 15, और 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 2.5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, जैसे हीलियम। हीलियम में आपने इधर हीलियम मॉलिक्यूल बना लिया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऊपर बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने, 2, और एंटी बॉन्डिंग में भी कितने, 2, तो क्या आ जाएगा, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम चेक करें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन कम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने, 2, और एंटी बॉन्डिंग में 1, तो कितना आ जाएगा, 1/2, हाफ आ जाएगा, मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता, 0। इसके लिए कितना है, ये कार्बन 12 है, तो 12 के लिए कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर, हमने अभी देखा ऊपर, 12 के लिए कितना है, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2, ये भी एडजस्ट करेगा, ये 10 वाला सिस्टम है, तो 10 के लिए कितना आता है, 1। इसके लिए क्या आएगा, 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, इधर पे होगा बॉन्ड ऑर्डर 2। यही वैसे जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, 0, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव पी पाई डी पाई, किसके पास पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन ए में चेक करेंगे तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, दोनों के पास क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें पी पाई होगी, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ चेक करें, ये भी दोनों सेकंड पीरियड के, ये भी नहीं हो सकता, ये भी दोनों सेकंड। इसमें क्या है, ऑक्सीजन सेकंड का है और सल्फर क्या है, थर्ड पीरियड का है। सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो जिसके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। आपको बताना D4H पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल कौन सा है। तो D4H पॉइंट ग्रुप किस में होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, D4H पॉइंट ग्रुप होता है, और इसके अलावा किस में होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्रांस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो भी डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्रांस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, D4H पॉइंट ग्रुप। अब ये तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, तो इसमें तो ऑक्टाहेड्रल ही पॉइंट ग्रुप होगा, ये नहीं हो सकता। और ये क्या स्क्वायर पिरामिडल होता है, ये नहीं हो सकता। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फाइंड करने जाएं तो XCF4 क्या होता है,
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप आ जाएगा, D4H। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको बताना है इक्विवेलेंट ऑपरेशन टू S3 का क्यूब एंड S3 रेज टू द पावर 6। तो S6 क्यूब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं C6 क्यूब इनटू सिग्मा क्यूब। अब C6 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, C2 एंड सिग्मा क्यूब को हम लिख देते हैं सिग्मा। तो C2 इंटू सिग्मा होता है H2 और H2 को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो जिस भी ऑप्शन में S6 क्यूब के लिए इन्वर्जन लिखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तुम चेक कर सकते हैं, ए में तो नहीं लिखा, बी में नहीं लिखा, सी में भी नहीं लिखा, ओनली ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें कि S6 क्यूब के लिए इन्वर्जन आई लिखा गया है। अब हम चेक करते हैं S3 रेज टू द पावर 6 के लिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, C3 रेज टू द पावर 6 इंटू सिग्मा क्यूब और C3 रेज टू द पावर 6 होता है E का स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे E। तो ये क्या आ जाएगा, E। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है फिंगरप्रिंट रीजन की रेंज क्या होती है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को 2 रीजन में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन, और सेकंड होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल। ये जो होता है फिंगरप्रिंट रीजन, ये लो फ्रिक्वेंसी रेंज का होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है लो होती है और इसकी क्या होती है, हाई होती है। अब लो में कितनी रेंज होती है, ये होता है 400 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और ये होता है 1500 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो चेक करो कि इस रेंज के बीच में, तो हमें चेक करना है कि इस रेंज के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है। ये तो हो नहीं सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप का है, ये भी फंक्शनल ग्रुप का है, ये भी फंक्शनल ग्रुप का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्योंकि इसकी रेंज इसके बीच में लाई कर रही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हेन द स्कैटर्ड रेडिएशन हैव सेम एनर्जी एज द इंसिडेंट फोटोन द स्कैटरिंग इज कॉल्ड। तो रमन इफेक्ट में हमें 3 टाइप्स की स्कैटरिंग देखने को मिलती है। मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एंड ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल है। यहाँ से हम क्या, यहाँ से हमने कोई रेडिएशन पास की, इसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी म्यू आई लिख दिया मैंने। तो जो स्कैटरिंग, मतलब इसको हम या तो एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग। तो इस एक तो केस ये बनता है कि स्कैटरिंग की एनर्जी ज़्यादा हो जाए किससे, इंसिडेंट से। दूसरा केस ये बनता है, ये हमारी क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट या फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। दूसरा क्या हो, जो स्कैटरिंग की है वो कम हो जाए। एक केस ये बनता है और तीसरा केस ये बनता है कि इंसिडेंट एंड स्कैटरिंग दोनों की सिमिलर रहे, सेम रहे। तो हमसे सेम वाला पूछा है, जब ये ज़्यादा रहती है एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग, एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग इज मोर देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। जब इंसिडेंट से स्कैटरिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स। ये क्या है, एंटी स्टोक्स लाइन है। और जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग, इसको हम बोलते हैं स्टोक्स लाइन है। और जब दोनों में सेम रहे तो उसको हम बोलते हैं रेले, इसको हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। तो सेम का पूछा गया है, तो सेम एनर्जी रहे, जब इंसिडेंट और स्कैटरिंग दोनों की एनर्जी सेम रहती है तो उस फिनोमेना को कहते हैं रेले स्कैटरिंग। रमन नहीं होता। स्टोक्स लाइन कब मिलती है, जब इंसिडेंट की रेडिएशन या एनर्जी, इंसिडेंट की एनर्जी जब हाई हो किससे, स्कैटरिंग की एनर्जी से, तो स्टोक्स लाइन आती है। और जब स्कैटरिंग की एनर्जी हाई हो इंसिडेंट से तो तब एंटी स्टोक्स लाइंस देखने को मिलती है। हमें पूछा गया है सेम एनर्जी का, तो इसमें आपको बताना है वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन बी में ऐसा दिया हुआ है। फिर भी हम इसके लिए जान लेते हैं कि जब डेल्टा जी जीरो रहता है इसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम है सिस्टम
और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और जब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमसे पूछा गया था स्पॉन्टेनियस के लिए, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या बताना है, फेज बताना है, कंपोनेंट्स बताने हैं एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, फेज रूल लगाना है। इसमें पूछा है द नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द सिस्टम सॉलिड कार्बन इक्विलिब्रियम विद गैसियस CO, CO2 एंड O2। मतलब आपके पास क्या है, कार्बन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको पहले लिखना है आपके पास कार्बन है जो सॉलिड स्टेट में और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम है, CO, CO2 एंड O2। ये सभी क्या है, गैसियस है। तो फेज कितनी हो गई, दो फेज हो गई, सॉलिड एंड गैस। तो फेज इक्वल कितना आ जाएगा, 2। तो फेज 2 किस में है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में। डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, हमें ए सी में से फाइंड करना है। तो अब हमें चलते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कितने दिए, एक तो है हमारा कंपोनेंट मतलब होता है केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व इन रिएक्शन या इक्विलिब्रियम। तो यहाँ कार्बन सॉलिड है, CO है, CO2 है, O2 है, मतलब 3 ये है और ये 1। तो कंपोनेंट टोटल कितने हो गए, 4। ऑप्शन ए में ही 4 दिया है। फिर भी हम एफ निकालेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे फेज रूल। फेज रूल क्या होता है, एफ इक्वल सी माइनस पी प्लस 2। अब यहाँ हम पुट करेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने थे, 4, फेजेस कितने थे, 2 और प्लस 2, तो एफ कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्टीशन फंक्शन। तो आपको पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। पार्टीशन फंक्शन होता है Q इक्वल समेशन ऑफ GI एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस EI अपॉन KBT। ये होता है पार्टीशन फंक्शन। अब यहाँ जो GI है मतलब डिजनरेसी, ये क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होती है डिजनरेसी। और जब एक ही पावर आ जाता है सिस्टम तो ये भी कैसा हो जाता है, डायमेंशन लेस। फर्स्ट में कहा इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है और हमसे पूछा क्या गया, इनकरेक्टमेंट, मतलब हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। सेकंड में ये कह रहा है इट्स वैल्यू डजंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि हमने देखा है कि इसमें T आया है, टेम्परेचर आया, मतलब इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड तो करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है और हमें गलत ही इनकरेक्ट ही बताना था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, सी डी की हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ आपसे पूछा गया है स्पीसीज हुज वेव फंक्शंस आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज ऑफ अ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है उसको कहा जाता है बोसॉन्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल विद सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं उसको बोसॉन्स कहते हैं, जो एसिमेट्रिक होते हैं उसको फर्मियंस कहते हैं। तो फर्मियंस क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। ये तो हमारे वेव फंक्शन होते नहीं, इसको हमें चेक नहीं करना था, सिर्फ बोसॉन्स एंड फर्मियंस में बताना था। तो सिमेट्रिक होता है तो बोसॉन्स, एसिमेट्रिक होता है तो फर्मियंस। इस क्वेश्चन में हमें EMF फाइंड करना है, EMF निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, ननस्ट इक्वेशन से। EMF इक्वल क्या होता है, EMF इक्वल होता है E शेल इक्वल होता है E नॉट शेल माइनस 0.059 अपॉन एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग यहाँ क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या हम लिख सकते हैं LHS अपॉन RHS, कंसंट्रेशन लिखा जाता है यहाँ पे, है ना, इक्वल सॉल्यूशन को लिखते हैं। अब E नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम कैथोड माइनस एनोड करके, माइनस एनोड, बट दोनों में हम लेते क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे कितना दिया है 1.36 माइनस, माइनस क्या आ जाएगा 0.76 माइनस यहाँ कितना आएगा 0.059 और कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है 2 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 लॉग। जिंक की वैल्यू कितनी दी है 0.1 और यहाँ भी कितनी दी है
0.1, तो ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। जब हम 0 पुट करेंगे log 1 इक्वल होता है 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन यहाँ तक 0 आ जाएगा। बस हम इसको चेक करेंगे, तो इसको आप चेक करके देखना, ये आएगा 2.12, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताना अकॉर्डिंग टू द डेबाय-हकेल थ्योरी of a strong electrolyte, an ion moving in an atmosphere of oppositely charged ions experience this effect is known as। अपोजिटली चार्ज होता है तो इस इफेक्ट को कहा जाता है एसिमेट्रिक इफेक्ट। कंसंट्रेशन तो ओस्टवर्ल्ड वाला है, ये नहीं होता, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, बट आपका करेक्ट आंसर ए आता। अब यहाँ बताना है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। सेल कांस्टेंट इक्वल क्या होता है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स इक्वल होता है लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन एरिया, तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है और एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है सेंटीमीटर इनवर्स। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ इस क्वेश्चन को हम कोलरास लॉ से सॉल्व करेंगे। आपको किस किस की वैल्यू गिवन है, HCl की गिवन है, सोडियम एसीटेट की गिवन है एंड NaCl की गिवन है। इसकी कितनी गिवन है 426.1, 426.1, इसकी है 91.0 और NaCl की 126.545। ये वैल्यू गिवन है। आपको किसकी फाइंड करनी है CH3COOH की। तो आप क्या करेंगे, HCl की रिएक्शन किससे कराएंगे CH3CO Na से, तो क्या बन जाएगा CH3COOH प्लस NaCl आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है HCl मतलब 426.1 प्लस 91.0 को ऐड करना है, और बाहर क्या निकला है NaCl, तो NaCl की वैल्यू को इससे माइनस कर देना है, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी एसिटिक एसिड की CH3COOH आ जाएगा। तो इसको ऐड करके जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 391.6, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।